देखिए मेरा सवाल ये था कि विल का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंने सुना है कि मैंडेटरी नहीं होता, मैंडेटरी है या नहीं, एंड उसके प्रोज और कॉन्स क्या है वो बताएंगे आप? नहीं मैडम, बस अभी उस पर आ रहे हैं, जस्ट वी आर कमिंग ऑन, वी आर ऑन द मिडिल ऑफ डिस्कशन, तो वी आर कमिंग ऑन द रजिस्ट्रेशन पार्ट पर वी आर कमिंग, या ओके, ऑलराइट, थैंक यू। या तो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ? चलो इट्स ओके, तो जस्ट ठीक है, तो वी स्टार्ट फ्रॉम जहां से हमने छोड़ा था, जस्ट वी स्टार्ट, या तो अभी हमने जो डिस्कशन कर लिया कि जो हमने अभी देखा कि मेल और फीमेल का क्या होता है, तो जस्ट वी हैव टू सी द क्लास 1 और क्लास 2 कि मेल का क्लास 1 जो हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में डिफाइन किया हुआ है, क्लास 1 में मदर, वाइफ, चिल्ड्रेन, विडो ऑफ चिल्ड्रेन इज कंसिडर एज द क्लास 1 रिलेटिव। सबसे पहले अमाउंट इन्हीं को दिया जाता है, उसके बाद क्लास 2 में आता है फादर एंड थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का मतलब क्या हुआ कि मेरे बेटा का बेटी, तो क्योंकि बेटा का बेटा दैट्स कम अंडर द क्लास 1 कैटेगरी। तो थर्ड जो क्लास 2 में आता है, पहले तो फादर आ जाते हैं, जो भी मेल है उसका फादर आ जाते हैं, और मेरे बेटा का बेटी या जो मेरा बेटा है उसका बेटा और उसकी बेटी, तो इस तरीके से फिर, या मेरी बेटी है तो मेरी बेटी की बेटी, तो इस तरीके से इट्स गोइंग ऑन लिस्ट है। देन इट्स कम द मेल सिबलिंग कि अगर उसमें भी से भी कोई अलाइव नहीं है या अवेलेबल नहीं है, तो मेरे जो भी भाई बहन होंगे, मेल के जो भी भाई बहन होंगे उनको जाएगा। अगर वहां पर भी कोई नहीं है, देन इट्स कम फॉर द पैटर्नल फैमिली, लाइक मेरे अंकल, मेरे आंटी, मेरे कजन वहां जाएंगे। अगर वहां भी कोई अवेलेबल नहीं है, देन इट विल गो फॉर द मैटरनल फैमिली, लाइक मेरे मामा नानी घर तरफ से जाया जाएगा। तो इस तरीके से एक लंबा रूट है, और ये जो डिसीजन है, ये जनरली डिसीजन अगर क्लास 1 और क्लास 2 तक नहीं आता है, तो ये डिसीजन जाके कोर्ट में ही डिसाइड हो सकता है, नॉर्मल सिनेरियो पर डिसाइड होगा ही नहीं, क्योंकि हर कोई बोलेगा कि मेरे को ये प्रॉपर्टी चाहिए, मैं हूं यहाँ पर, ठीक है। फीमेल के केस में क्या होता है कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज गिवन टू द चिल्ड्रन एंड हस्बैंड। अगर चिल्ड्रन हस्बैंड अवेलेबल नहीं है तो हस्बैंड के फैमिली में जाएगा। अगेन हस्बैंड का फैमिली वो क्लास 1 और क्लास 2 पर डिफाइन हो जाएगा, जो अभी मैंने मेल के तरफ से डिस्कशन किया। फिर वहां से हस्बैंड के पेरेंट, अगर पूरे हस्बैंड के फैमिली में कोई अवेलेबल नहीं होता है, देन इट विल गो टू फीमेल फादर एंड मदर। तो इसलिए अगर कोई भी वर्किंग वुमेन है, चाहे वो जॉब में हो या बिजनेस कर रही हो या कुछ भी हो, तो मेरा जो सजेशन होता है कि अगर उस फीमेल का थोड़ा सा भी इंटेंशन है कि अपने कुछ मायके वाले को या फिर अपने पेरेंट को, अपने सिबलिंग को कुछ आई हैव टू गिव, तो आप उसमें विल कर दो, नहीं तो फिर वो जो आपने सोचा था वो उस तक वो प्रॉपर्टी और आपका जो इंटेंशन है वो कभी नहीं पहुंच पाएगा। नाउ सेकंड मिथ कि बिल कैन नॉट बी अमेंडेड, कि बिल कभी अमेंड नहीं हो सकता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग सोचते हैं कि एक बार हमने बिल बना दिया तो बस ये लकीर का फकीर हो गया, क्या अब नोबडी कैन चेंज, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, वी हैव टू सी कि विल कैन बी अमेंडेड एनी नंबर ऑफ टाइम एंड एट बिफोर लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। इट मीन्स कि अगर मैंने आज, लेट्स एज्यूम कि आज 30 अप्रैल है, मैंने 30 अप्रैल को एक बिल बनाया, तो मैं 1 मई को फिर से चेंज कर सकता हूँ, 2 मई को फिर से चेंज कर सकता हूँ, 2 साल बाद फिर से चेंज कर सकता हूँ, और मैं 5 साल बाद भी चेंज कर सकता हूँ। लेट्स एज्यूम आई एम इन हॉस्पिटल, या आफ्टर 10-20 साल के बाद, 50 साल के बाद मैं मरने वाला, उससे 10 मिनट पहले तक भी मैं चेंज कर सकता हूँ। जस्ट आई गिव द वन मोर एग्जाम्पल। लेट्स एज्यूम राइट नाउ आई हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द 5 CR, और मेरे छोटे भाई की जॉब छूट गया, कोरोना में रिसेशन आ रहा, प्रॉब्लम आ रही, तो उसका जॉब छूट गया। आई थॉट कि मैं 50 लाख रुपया उसको ट्रांसफर करूंगा ताकि वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सके, और मैंने इसको बिल बना लिया। मैंने सोचा था कि मैंने बिल बना लिया कि जब वो मेरे से पैसा मांगेगा या जब भी उसकी रिक्वायरमेंट आएगी 1 महीना 2 महीना बाद, तो वो मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा। इसी बीच में क्या हुआ कि उसको फिर से एक नया जॉब मिल गया, और वो पहले वाले जॉब से काफी अच्छा जॉब था और वो काफी अच्छा राइज कर गया।
लाइक पहले उसकी 2 लाख पर मंथ की सीटीसी, अब उसको 2.5 लाख की सीटीसी मिल गया। इट मीन्स कि जो मैंने सोचा था कि मैं अपने भाई का हेल्प करूंगा, उसकी अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो व्हाट आई विल डू, मैं अपने जो विल बनाया था उसको अमेंड कर दूंगा कि नहीं, अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ या मेरे बच्चे को ही जाएगा, देयर इज नो नीड टू गिव माय ब्रदर। तो इस तरीके से आपको कुछ भी चेंज करना हो, विल कैन बी अमेंडेड एनी नंबर ऑफ टाइम। एक और चीज विटनेस के बारे में, लेट्स एज्यूम कि मैंने आपको क्या बताया था कि विटनेस आपसे एज में छोटा होना चाहिए था, लोअर देन योर एज। लेट्स एज्यूम उस विटनेस का कोई कारण से देहांत हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मतलब डिजीज हो गया, एनी काइंड ऑफ द मिसहैपनिंग विथ योर विटनेस, तो यू हैव टू चेंज योर विटनेस। तो फिर से आपको विल अमेंड करना है। तो विल आपको कोई क्लॉज, कोई प्रॉपर्टी, अगर आपने जिस दिन विल बनाया था उस दिन तक आपकी टोटल प्रॉपर्टी थी 1 CR की, अगर उसके 1 साल 2 साल के बाद आपकी टोटल प्रॉपर्टी बन के आ जाती 3 CR, 5 CR, 10 CR, 50 CR, देन अगेन यू हैव टू अमेंड योर विल। तो विल अमेंडमेंट डिपेंड करता है आप किस कंडीशन में हो, आप किसको आप अपने प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर करना चाहते हो, या फिर उसमें क्या-क्या चेंजेज आए, तो उसके अनुसार डिपेंड करता है कि आपको बिल को कब-कब अमेंड करना है और कैसे अमेंड करना है। तो इसलिए इस मिथ से बाहर निकल जाए हम और आप कि बिल अमेंड नहीं हो सकता, बिल हमेशा अमेंड होता है। थर्ड क्वेश्चन, जैसा अभी मोनिका जी ने सवाल पूछा था कि क्या ओनली रजिस्टर्ड बिल इज वैलिड, तो लोगों के दिमाग में होता है कि जो बिल रजिस्टर्ड होगा सिर्फ वही वैलिड होगा। तो इसमें मेरा ये कहना है कि बिल इज वैलिड इफ इट इज रजिस्टर्ड हो, नोटरी हो, या इवन प्लेन पेपर पर भी लिखा हुआ है, तब भी ये बिल वैलिड होता है। लेकिन एज बीइंग द प्रोफेशनल, मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा कि इफ यू हैव बिल, हमेशा आप उसको रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि रजिस्टर्ड बिल कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। कोर्ट में क्या होगा कि जब भी रजिस्टर्ड बिल होगा तो उसके ऊपर चैलेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपने प्लेन पेपर पर लिखा हुआ है या सिर्फ नोटरी करवाया हुआ, तो इट कैन बी चैलेंज इन कोर्ट, और उस बिल का ऑलमोस्ट आप मान लो कि कोई वैलिडिटी नहीं कंसीडर होता है। और इसमें एक और चीज ध्यान रखेंगे, लेट्स एज्यूम आपके 2 बच्चे हैं और आप दोनों बच्चे को 50-50% अपने सारी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आप इस बिल को रजिस्टर्ड करा लो, नोटराइज करा लो, या प्लेन पेपर पर भी रखो, या बिल ना भी करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन इज दैट कि ऐसे भी बिल नहीं होगा तो एज पर सक्सेशन एक्ट आपके दोनों बच्चे को ही प्रॉपर्टी जानी है। तो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन उस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप थोड़ा-सा भी स्पेशल क्लॉज डालते हो। जैसे कि लेट्स अज्यूम आपके पास 2 बच्चे हैं और उनमें से एक नालायक निकल जाए, या वन इज सेइंग कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रॉपर्टी, आई नीड ओनली योर हार्ड कैश। देन इन दैट केस यू कैन हैव द सम क्लॉज कि मेरी फैक्ट्री और जो मेरा जो फैक्ट्री है या फिर मेरा जो घर है, दैट कैन बी गिवन टू द माय फर्स्ट सन, और जो बैलेंस प्रॉपर्टी विल बी सोल्ड आउट, और हार्ड कैश विल बी गिवन टू द मिस्टर माय सेकंड सन। तो इस टाइप के आप कुछ क्लॉज डाल सकते हो। तो इस केस में ये रिक्वायर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल, अदरवाइज देयर इज नो नीड। जस्ट 1 सेकंड एंड मिस्टर, या तो एनीवन हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल? नो, चलो। या एंड फोर्थ जो मिथ होता है कि ओनली एडवोकेट कैन ड्राफ्ट बिल, ऐसा नहीं है। इसका जो मेरे पास जो जवाब है, जो जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से और जाना, कि बिल कैन बी ड्राफ्टेड बाय एडवोकेट के थ्रू भी ड्राफ्ट हो सकता है, ऑन सेल्फ भी आप ड्राफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगेन एज बीइंग द प्रोफेशनल एडवाइस कि आप हमेशा एडवोकेट से ही ड्राफ्ट करवाओ, क्योंकि उसमें जो लीगल क्लॉज लिखना होता है, जो अभी सुमित कंसल जी और विशाल जी बता रहे थे कि अनडू इन्फ्लुएंस, विटनेस का चीज हर पेपर पर, तो इस तरीके के जो भी चीजें हैं वो आपको एक एडवोकेट, एक प्रोफेशनल ही कंफर्म कर सकता है कि आपकी पूरी की पूरी विल वैलिड है या नहीं है। तो इसलिए मेरा हमेशा सजेशन बना तो आप अपने आप भी बना सकते हो। इवन यू कैन मेक योर बिल ऑन व्हाइट पेपर, प्लेन पेपर, लेकिन हमेशा विल एक एडवोकेट के ही हेल्प से बनाए, ताकि दैट विल कैन नॉट बी चैलेंज in court after you. Now we have to say कि generally what we do mistake while writing the bill.
तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक करते हैं सिग्नेचर का, कि लोग सिग्नेचर नहीं करते हैं या अपने विटनेस से सिग्नेचर नहीं करवाते हैं या हर पेज पर इनिशियल नहीं करते, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, लाइक मिस्टर एक्स ने क्या किया कि विल लिखा कि इंडिया की सारी प्रॉपर्टी गरीबों में बांट दिया जाए। अरे भाई, जब सारी इंडिया की सारी प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स का है ही नहीं, तो वो कैसे उस बिल को मैं अपने बिल में लिख सकता है। तो इसलिए बिल में आप सिर्फ अपने असेट के बारे में लिखोगे, किसी और के असेट के बारे में नहीं लिखोगे। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, कुछ असेट ज्वाइंट पोजीशन में होता है, लाइक अगर आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हो तो मिस्टर ए मिस्टर बी बोथ आर द पार्टनर और बोथ हैव द ओनरशिप ऑफ द 50-50%। तो बिल में जब आप लिखोगे कि लेट्स एज्यूम कि आप पार्टनरशिप में आपकी एक फैक्ट्री है और टोटल वैल्यू है 1 CR की, तो आप बिल में लिखोगे जो 50% जो आप ऑनर हो, सिर्फ वहीं तक का आप लिखोगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो 50% जो आपका दूसरा पार्टनर है उसके लिए यू आर नॉट ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो यू कैन नॉट मेंशन दैट प्रॉपर्टी इन योर बिल। स्टाम्प पेपर, जैसा मैंने बताया कि प्लेन पेपर पर भी बिल लिखा जाता है, लेकिन मेरा सजेशन है कि बिल को कम से कम 100 रुपीज या 200 रुपीज के पेपर पर लिखें। कुछ ऐसा भी सजेशन किया जाता है कि जितनी की आपकी प्रॉपर्टी होती है उसके अनुसार आप स्टाम्प पेपर एज पर योर स्टेट जो भी ड्यूटी लगता है कोर्ट के अनुसार है, आप वहां से भी डिसाइड करके ये कर सकते हैं कि आपका कितना का स्टाम्प पेपर पर बिल होना चाहिए। थर्ड थिंग, विटनेस, जो मैंने आपको डिस्कशन कर दिया कि विटनेस। अब ये विटनेस 3-4 चीजें देखना होता है कि विटनेस का एज क्या है, वो प्रोफेशन। सपोज दैट कि मैंने अपने विटनेस में एक नौकर को बना दिया, मेरे घर के 2 नौकर थे, मैंने उनको विटनेस बना दिया, तो दैट इज नॉट ए वैलिड विटनेस, क्योंकि वो जो विटनेस है वो जस्टिफाई कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए आपका जो विटनेस होना चाहिए वो आप ही के लेवल का होना चाहिए, वेदर इट कैन बी योर फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम प्रोफेशनल फ्रेंड, एनीवन, बट कैन नॉट बी लाइक लोअर देन यू। मतलब आपके लोअर रैंक में नहीं होना चाहिए, या फिर उस सोचने की क्षमता नहीं, ऐसा नहीं है कि उसका सोचने समझने का क्षमता ही नहीं है। अपने ड्राइवर को बना दिया तो ड्राइवर क्या करेगा, जो आप बोलोगे वो साइन कर देगा। तो आपको इस विटनेस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। कस्टडी, जो मैंने आपको बता दिया था कि आप बिल को कहाँ रखोगे, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कस्टडी में कहाँ पर रखना है, घर में रखना है, प्रोफेशनल के यहाँ रखना, क्या करना है। डिक्लेरेशन, अगेन एवरी बिल में आपको ये डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि मैं साउंड माइंड में बिल ड्राफ्ट कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई अनडू इन्फ्लुएंस नहीं है। कभी कभी क्या होता है, लोग शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद भाग जाते हैं और उसमें कोई भी प्रॉपर्टी इधर उधर भी अपना ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस केस में भी नहीं होना चाहिए। जैसे एक केस आया था कि एक बिल को रात के 11 बजे ड्राफ्ट किया गया था, तो उसके बच्चे ने बाद में उसको चैलेंज किया, तो पता ये चला कि वो बंदा डेली 8 से 12 बजे के बीच में ड्रिंक करता था और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो और उस बिल में ये निकला था कि 40% ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू हिज बेस्ट फ्रेंड और 60% उसके बच्चे को ट्रांसफर किया गया था। तो बच्चे ने उसको उस प्रॉपर्टी को कोर्ट में जाके चैलेंज किया और ये प्रूफ किया कि ये 8 से 11 के बीच में अपने दोस्तों के साथ शराब पीते हैं, और ये कोर्ट में कंफर्म हो गया। तो उस बिल को इनवैलिड कर दिया गया, और क्या हुआ कि उसके बाद वो सारे के सारे प्रॉपर्टी उनके बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो इसलिए डिक्लेरेशन और कंडीशन ऑफ योर माइंड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। नाउ अभी क्वेश्चन आंसर, जस्ट गिव मी द 5 more minutes, वी हैव द 2 more slide, उसके बाद वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। नाउ अब जो कोरोना एज आया हुआ है, यहाँ पर हर कोई, आप और हम सब कोई घर के अंदर बंद है, तो इसमें क्या है, तो वी हैव टू मेक सम प्लानिंग टू अवॉइड लॉसेस, कि हमें ऐसा क्या प्लान करके रखे कि, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि हम में से कुछ लोगों का इंश्योरेंस नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोगों का इंश्योरेंस रिन्यू होने वाला होगा, हमने रिन्यू नहीं करवाया, तो ऐसा गलती आप कभी नहीं करें। क्योंकि अगर जस्ट आई टेक द वन एग्जांपल कि अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है, तो सबसे पहले आप इंश्योरेंस के ऑनलाइन इंश्योरेंस अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, किसी कंसल्टेंट के थ्रू ले सकते हैं। सेकंड थिंग, लेट्स से जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस 5 दिन पहले एक्सपायर हो गया है, जो 30 डेज का ग्रेस पीरियड होता है, तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को एक्सपायर नहीं होने दें, क्योंकि वंस इट विल बी एक्सपायर्ड, तो फिर आपका क्या कहता है, जो लॉन्ग वेटिंग पीरियड का जो बेनिफिट मिलता है वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हमें कोरोना एज में क्या क्या प्लान करना चाहिए ताकि ये लॉस हमें नहीं आए।
पहला, आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट और असेट है उसको आप लिस्ट डाउन कर लो। आप और हम सब कोई घर में बैठे हुए हो, आराम से आप बैठो, आपके म्यूचुअल फंड कहाँ-कहाँ लगे हुए हैं, शेयर कहाँ-कहाँ लगे हुए हैं। कभी-कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर बंदा 2-3 अलग-अलग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के साथ म्यूचुअल फंड लगा के रखता है। हो सकता है शेर खान, हो सकता है वो इंडिया इन्फोलाइन 4-5 अलग-अलग शेयर कंपनी के साथ वो शेयर डीलिंग करते रहता है। तो इस तरीके से आपके जितने भी लिस्ट ऑफ एसेट है, सबको आप एक बार एक डायरी पर नोट कर लो। उसके सारे आईडी पासवर्ड को उसमें अपडेट कर दो। अगर कोई आईडी पासवर्ड आप फॉरगेट कर गए तो उसको नया आईडी पासवर्ड बनाओ। और वो सारा का सारा आईडी पासवर्ड करके एक डायरी में नोट रखें और डायरी को आराम से ऐसे जगह आप रख दें और जहाँ पर कोई भी फैमिली मेंबर आ सकता है, देख सकता है। नाउ दैट आईडी पासवर्ड शुड बी डिस्क्लोज योर फैमिली मेंबर। आपकी वाइफ है और बच्चे हैं, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि अगर किसी को कोरोना हो गया, लेट्स से जो कि मिस्टर एक्स और उसके 2 बच्चे हैं, वाइफ है, और मिस्टर एक्स को ही कोरोना हो गया, तो वो क्वारंटाइन में 14 डेज के लिए हॉस्पिटल में चला गया। अब उसके घर वाले को अगर किसी फाइनेंशियल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट हो गई, पैसा निकालने की जरूरत पड़ गई, वो क्या करेगा? आपकी अगर कोई क्रेडिट कार्ड की लायबिलिटी है, वो कैसे पे करेगा? तो जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट है, जितने भी आपके लोन है, जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड हैं, जितने भी आपके इंश्योरेंस है, सारे के सारे को एक जगह पर अपडेट करें, उसके आईडी पासवर्ड को एक जगह अपडेट करें, अपने वाइफ को, अपने बच्चे को, अपने भाई को बता दें। कभी-कभी तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि सिर्फ मिस्टर एक्स को ही नहीं हो रहा, पूरी की पूरी फैमिली क्वारंटाइन होगी। तो इस केस में इवेन आपसे जो दूर रह रहा हो, लाइक आपका, जैसे आप 2 भाई हो, आपका भाई किसी और सिटी में रहता, तो आप उनको भी आईडी पासवर्ड एक बार शेयर कर लो। रीज़न कि अगर कोई कारण से आप पूरी फैमिली ही हॉस्पिटलाइज़ हो जाए, तो कम से कम आपका भाई आपका देख-रेख कर सकता है, आपके प्रॉपर्टी को संभाल सकता है। एक छोटा-सा आप में से हर कोई ये चीज़ कर रहा है कि अपने घर में जितना भी पॉसिबल होता है, ज़रूरी काम के लिए कैश रख लो। इट कैन बी 5,000, इट कैन बी 10,000, इट कैन बी 20,000, बट डोंट होल्ड कैश लाइक 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा मैंने इंश्योरेंस के बारे में बोला कि अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो प्लीज़ ले लें, और अगर आपका पहले से इंश्योरेंस चल रहा है, तो इसको रिन्यू कर लें। क्योंकि अगर आप इसको रिन्यू नहीं करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो नाउ आई स्टॉप द शेयरिंग, और अगर आप में से किसी का सवाल है, तो फिर से आप सवाल पूछ सकते हैं। रेज़ योर हैंड। एक मिनट, आई थिंक एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन? सर एक हाँ। क्वेश्चन है। हाँ जी सर। सर ये जो लीगल का ड्राफ्ट है, हुँ। ये मिल सकता है सर कि कैसे होगा इसमें लीगल का आपका बिल का ड्राफ्ट, वो मिल सकता है क्या? सर देखिए, इसमें एक चीज़ बोलूँगा कि आप गूगल पर सर्च करोगे, बहुत सारे वेबसाइट अवेलेबल हैं कि दे विल गिव द स्पेसिफिक ड्राफ्ट ऑफ विल। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप उस पर जाएँ नहीं। जब भी आप लीगल चीज़ पर बात करते हो, जैसे कि हम और आप बिज़नेस में भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। रेंट एग्रीमेंट हम क्या करते हैं कि नेट पर गया और स्पेसिमेन ऑफ द रेंट एग्रीमेंट डाउनलोड किया और थोड़ा बहुत चेंज किया, बना लिया। या नोटरी के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप इसमें लैंडलॉर्ड का नाम है, मेरा नाम चेंज करो, कर दो। ठीक है? तो मेरा जो सजेशन होगा कि जो भी आप लीगल काम करते हो, जिसमें भी लीगल इश्यूज हैं, वहां पर आप नेट पर भरोसा मत करिए। आप उसके लिए एडवोकेट से ही आप कंसल्ट करें। मे बी वो 2000, 4000, 5000, 25000 जो भी फी ले लेता है, दैट यू हैव टू चूज एज पर योर स्टेटस, जिससे आपका काम चल रहा है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन और आप कहते हैं कि कोई ड्राफ्ट मिले, वो मैं आप अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल देना, या मेरा फ़ोन नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको एक ड्राफ्ट दे दूँगा। लेकिन वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है जितना आपके लिए स्पेसिफिक विल बनाया जाएगा। ठीक है सर। ठीक है? और इसमें सर जैसे होता है, आपने बोला कि इसमें हमें साइन कराना चाहिए, अटैच कराना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट के नाम, नंबर, हाँ तो जी वो सर। भी सब फिक्स डिपॉजिट तो चेंज होते रहते हैं, हाँ जी तो सर, तो उसमें इसमें कैसे होता है वो? सर इसमें क्या है, एक तो मैंने आपको एक बेनिफिट एक प्लान बताया अभी कोरोना में, कि अगर अभी आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए,
ठीक है सर। तो क्या करोगे, तो इसलिए मैंने बताया कि जो भी फिक्स डिपॉजिट है, जो भी इंश्योरेंस है, जो भी शेयर में इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, उसका एक डायरी में आप डिटेल बना ले, अपने फैमिली वाले को डिस्क्लोज करते हैं। अब आपका जो सेकंड सवाल है कि लेट्स अज्यूम कि अभी मेरा फिक्स डिपॉजिट 10 लाख का है, हो सकता है आफ्टर 2 and 3 मंथ इट कैन बी 50 लाख, 1 CR। तो उसमें आपको क्या करना है, एक जब लेट्स अज्यूम कि अभी आपके पास 5 फिक्स डिपॉजिट है, तो आप उनका फिक्स FD का नंबर और बैंक नाम लिख सकते हो, और साथ साथ ये लिख सकते हो कि इन फ्यूचर व्हाट एवर द FD विल बी मेड बाय मी। वो तो आपको नंबर पता नहीं होगा, कौन से बैंक में बना हुआ है ये भी आपको नहीं पता होगा, तो आप उसमें ये एक जनरल क्लॉज डाल सकते हो कि दिस इज द स्पेसिफिक FD जो नोन टू मी एट राइट नाउ, or in future whatever the FD I will make with any bank will be distributed as per above said। इसी तरीके से शेयर का भी बोल सकते हो। लेट्स से जो आपके पास टोटल शेयर कैपिटल आज के डेट पर 5 लाख का है, और ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे आप अभी शेयर का प्राइस डाउन हो रखा है, तो आप कुछ शेयर परचेज करना चाहोगे, यू विल परचेज द सम शेयर। तो इस केस में भी आप शेयर में भी यही कर सकते हो कि आई हैव द शेयर ऑफ X लिमिटेड, आई हैव द शेयर ऑफ द Z लिमिटेड, आई हैव द शेयर ऑफ A लिमिटेड, और इन फ्यूचर व्हाटएवर द शेयर will be purchased by me in any demat account will be distributed as per my bill। तो वो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है सर। एक आपने मेरे को बीच में बोला था कि IP का भी आपका बिल में लिखा होना चाहिए, थोड़ा उसका बताएंगे सर? IP का मतलब इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी राइट्स आपने कुछ मेंशन किया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। हाँ जी सर। लेट्स से जो कि आपने एक क्या कहता है, एक आपने ट्रेडमार्क बनाया, जैसे यू आर इनटू बिजनेस और आपने एक पर्टिकुलर ABC करके एक ट्रेडमार्क बनाया, ठीक है सर, और उस ट्रेडमार्क की वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है, वो किसी को भी कैन बी सोल्ड टू एनीवन, और वो आपको 10 लाख 50 लाख कुछ भी एक फी मिल सकता है। तो आप जब अपना विल लिखोगे तो उसमें आप अपने IP के बारे में भी डिसाइड लिख सकते हो कि मेरा जो पेटेंट है विल बी सोल्ड टू द सैमसंग, विल बी सोल्ड टू LG या एनी मैन्युफैक्चरिंग, और उससे जो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट आएगा वो किसी NGO को दे दिया जाए, किसी हॉस्पिटल को दे दिया जाए, मेरे बच्चे को दे दिया जाए। तो आपका जो भी IP है वो आपको मेंशन करना है। आपको नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके बच्चे के पास चला जाएगा। हाँ जी हाँ जी अनुज जी बताएं। One question is that if I don't specify कि मेरा ये अकाउंट नंबर है और ये अमाउंट है, if I just say कि मेरे जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, हाँ जी सर, मैं I just want to give it to my mother, तो मैं ये एक बार में ब्लैंकेट स्टेटमेंट में नहीं डाल सकता कि मुझे हर को अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा? नहीं, इसमें क्या जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है अनुज जी, दैट इज द इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। लाइक बैंक अकाउंट को भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, शेयर भी है, म्यूचुअल फंड है। देन यू हैव टू डिफाइन कि सारे के सारे बैंक अकाउंट विल बी गिवन टू माय मदर, या सारे के सारे शेयर और म्यूचुअल फंड विल बी गिवन टू माय मदर। लेकिन इफ यू से कि माय होल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विल बी गिवन टू माय मदर, तो व्हाट विल हैपन कि आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लाइक फैक्ट्री, लैंड, आपका जो हाउस है, कार है, ये सब छोड़ के बाकी सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड इज नॉट कंसीडर्ड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो सारे के सारे आपको मदद हो जाएगा। What I meant to say was कि अगर मैं ये broad category level पे, हाँ, कि all, let's say even if I start with the broadest statement कि all my movable and immovable property will be in my mother's name, all money related to this bank account will be in my mother's name, all property, all shares related to this share account will be in my mother's name, and including any other share account which I have। okay। क्योंकि हम यहाँ पर दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक चीज जो है कि उनको बताना कि मेरा पैसा कहाँ पे है, डेफिनेटली। दूसरा उसकी ओनरशिप डिफाइन करना। तो जो उनको बताने वाला पोर्शन है वो तो मैं उनको सेपरेटली बता सकता हूँ, प्लेन पेपर पे भी लिख के उनको दे दिया कि अच्छा मेरे पैसा मेरा यहाँ पड़ा हुआ है। जो लीगल ओनरशिप वाली बात है वो मैं उनको अगर ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दूं, देन आई डोंट नीड टू चेंज दैट अगेन एंड अगेन, नो? ठीक है, इसमें यू कैन से मिस्टर अनुज कि यू हैव द लॉन्ग लिस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और यू हैव द लॉन्ग लिस्ट ऑफ द असेट, दैट कैन बी गिवन इन द सेपरेटली, कि आप उनको एक सेपरेट कागज पर या अपने प्रोफेशनल को, अपने एडवोकेट को आप दे दो, अपने फैमिली मेंबर वाले को दे दो, ठीक है, दैट यू कैन डू। लेकिन इफ इट इज पॉसिबल तो आप अपने विल में डिफाइन कर दे, ज्यादा अच्छा रहता है अगर डिफाइन कर सकते हैं तो। अगर लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे कि जस्ट आई टेक द एग्जांपल
मान लो रिलायंस में मुकेश अंबानी के, तो उनके पास कितनी प्रॉपर्टी, अगर वो लिस्ट बनाने लगे तो पता चलेगा कि 200-300 पेज विल का लिस्ट में ही चला गया, तो वो दैट इज नॉट अ वैलिड क्वेश्चन। तो ही कैन मेक द लिस्ट सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम विल, और वो जो लिस्ट है वो अपने फैमिली मेंबर को, अपने एडवोकेट को दे सकते हैं कि लास्ट मैं जब नहीं रहता तो ये फिर आप इसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना, तो दैट वी कैन डू। Got it. एक सेकंड क्वेश्चन है अनरिलेटेड इससे, दैट इज कि जो आपने बोला था अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो हमारी एक प्रॉपर्टी है which is an HUF प्रॉपर्टी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी which my father manages right now. तो उन्होंने अपने विल में वो मेरी सिस्टर के नाम पे किया है, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बट मुझे लगता है वो लीगली वैलिड नहीं होगा, बिकॉज HUF जब उनके बाद फिर करता तो मैं बनूंगा, बिकॉज आई एम द ओनली सन। तो HUF को वो विल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और you will have to do something else to give it to her. No, you have not to do anything. अनुज जी, आपने अपना क्वेश्चन का जवाब यहीं पर दे दिया, क्योंकि HUF में क्या होता है कि once you have the HUF में लाइक आपके फादर ने आपको और आपकी सिस्टर को मेंबर बना दिया, लेकिन जो आपकी सिस्टर अगर वो मैरिड है, किसी और घर चली गई, तो HUF से अपने आप बाहर हो जाती है। तो HUF की प्रॉपर्टी अगर फादर ने HUF में लिख भी दिया है ना, तब भी आपके सिस्टर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि HUF में जैसी आपकी सिस्टर की शादी हो गई है तो वो HUF से बाहर हो जाती है सर। नहीं, पर लेट्स से HUF के अंदर अभी राइट नाउ आई हैव 3 फैमिली मेंबर्स आर पार्ट ऑफ द HUF अदर देन माय फादर, ओके, लाइक an sister who is widowed, my mother and I and my father. So after my father, so can he still will it to any one of us? नहीं, अगर वो प्रॉपर्टी HUF की है तो इस तरीके से किसी एक बंदे को नहीं दिया जा सकता है। दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू HUF, तो दैट प्रॉपर्टी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू वन पर्टिकुलर पर्सन। तो अगर उन्होंने अपने विल में ये लिख दिया है तो क्या वो विल वैलिड है, या हमें उसको मॉडिफाई करके इसको अलग तरीके से लिखना होगा? अगर क्या कहता है HUF की प्रॉपर्टी पर आपके फादर का हक नहीं, आपके फादर विल में नहीं लिख सकते। रीजन क्या है कि HUF की प्रॉपर्टी HUF की होती है, आपके फादर की नहीं है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने लिख दिया, ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिख भी दिया तो वैलिड ही नहीं है ना सर। विल बी चैलेंज्ड? हाँ, डेफिनेटली इट कैन बी चैलेंज, क्योंकि HUF की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो HUF की होती है, ठीक है। तो HUF में आपके फादर के हाथ में जितना पोर्शन आना है बस उसी पर उनका हक है, वही वो बिल में लिख सकते हैं, लेकिन सारी प्रॉपर्टी को वो किसी को नहीं दे सकते, चाहे कोई भी हो। नहीं, पर यहाँ प्रॉब्लम जो मैं स्पेसिफिकली पूछना चाह रहा हूँ ये है कि उन्होंने तो लिख दिया है, ठीक है, विल में ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ। अब अगर किसी को ये कहना है कि ये विल ही पूरी वैलिड नहीं है, वो क्वेश्चन आएगा, या वो वाला पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वैलिड नहीं, ट्रांसफर वैलिड नहीं? ये जो HUF की जो प्रॉपर्टी वाली है वो वैलिड नहीं आएगी, विल को भी पूरा बाकी तो वैलिड आएगा ना? हाँ, इस प्रॉपर्टी पर तो इनवैलिड हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकता, ये तो कंफर्म हूं मैं। गॉट इट, ओके। पर पूरे विल का आपको अब क्लियर नहीं है कि पूरा विल इनवैलिड हो जाएगा कि नहीं? हाँ, पूरे विल में क्या होगा कि इस पर एक काम करते हैं अनुज जी कि हम लोग फिर एक लंबा डिस्कशन चलेगा, तो हम लोग सेशन के बाद डिस्कस करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। All right, fine. Thank you so much. Yeah, Mr. Naveen, you have any question? Dr. Naveen. हाँ, नमस्कार मनीष जी। नमस्कार सर। आ रहा था कि अगर कोई फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं जैसे बैंक अकाउंट्स या म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स, इनके जो नॉमिनी होते हैं, उस नॉमिनी को ये ऑटोमेटिकली चला जाता है या कि उसमें विल में लिखने की जरूरत पड़ती है? सर, इसमें अभी मैं उस पॉइंट पर आया नहीं था, और एक नॉमिनी और जो विल का जो लीगल हियर होता है सर, इसमें एक चीज क्या होता है जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है सर, जस्ट आई टेक द वन एग्जांपल। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया देके आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको फ्लैट मिल जाता है या लैंड के ऑनर बन जाते हो, ठीक है सर, वहां पर भी यू हैव टू राइट नॉमिनी नेम। आप PPF अकाउंट हो या फिर आपका बैंक अकाउंट हो या कहीं पर भी यू हैव टू राइट द नॉमिनी नेम, ओके सर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आपने नॉमिनी किसी को भी कर दिया, लाइक आपने अपने ब्रदर को कर दिया है, अपने फादर को कर दिया है, ठीक है, तो नॉमिनी इज द फर्स्ट होल्डर। उसमें विल में आप कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एक फ्लैट, आपके पास मान लो कि 3 फ्लैट है, ठीक है, 3 घर है, 2 घर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं है, यू हैव परचेज इन नॉर्मल अपार्टमेंट या कोठी आपने परचेज किया है, और दैट इज इन योर नेम, और
वन फ्लैट कोऑपरेटिव सोसाइटी में है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का फ्लैट आपने जब खरीदा था, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने भाई को या अपने फादर को नॉमिनी बनाओगे, और आपने बाद में कभी ध्यान ही नहीं दिया इस चीज को कि यार नॉमिनी को तो मैंने फादर से या ब्रदर से तो चेंज किया नहीं, और आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, और 10, 15, 20 सालों के बाद खुदा ना खास्ता वो पर्टिकुलर बंदा नहीं रहता है, तो व्हाट विल हैपन कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है, आप उसको विल में लिख भी दोगे ना कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी नोएडा में या फिर गुड़गांव में एक जगह है, वो भी मेरा ही है, और मैं इसको अपने वाइफ को या अपने बच्चे को देना चाहता हूं, तो दैट विल बी नॉट प्रिवेल। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में लिखा हुआ कि जो भी नॉमिनी होगा ही विल बी एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ दैट। तो आप उसको विल में भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है पीपीएफ का, बैंक अकाउंट का। लेट्स अज्यूम कि मैंने एक बैंक अकाउंट खोला था शादी से पहले, और मैंने अपने ब्रदर को नॉमिनी कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरी शादी हो गई, मेरे दिमाग से उतर गया, अरे यार ये मैं अपने भाई को नॉमिनी से हटा ही नहीं पाया। तो आप बिल में जैसे लिखते हो कि इस बैंक अकाउंट का ऑनर, जो भी इसमें पैसा होगा वो मेरे बच्चे को जाए या मेरे वाइफ को जाए, और अगर मान लो कि मेरा बच्चा माइनर हो रहता है, तो इस केस में मेरा जो भाई नॉमिनी है, ही विल बी ओनली केयर टेकर। वो सिर्फ मनी को ले सकता है लेकिन कैन नॉट यूटिलाइज। वो सिर्फ अल्टीमेटली वन डे ही हैज टू ट्रांसफर टू माय फैमिली। माय फैमिली मींस माय वाइफ, माय चिल्ड्रन, ठीक है। लेकिन कोऑपरेटिव के केस में जो नॉमिनी का नाम लिखा हुआ है, तो इसलिए आप देखोगे, अगर आप कभी भी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर होते हैं, आप उनसे डिस्कशन करना, 99% लोग नॉमिनी का नाम नहीं लिखते हैं, नॉमिनी का फॉर्म नहीं भरते। नॉमिनी का नाम लिखते हैं और एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, वो कभी भराता ही नहीं है। इसी तरीके से अगर आप कंपनी, यू आर रनिंग द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है सर, तो जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, पहले तो 99% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देयर इज नो शेयर सर्टिफिकेट, कोई शेयर सर्टिफिकेट इशू ही नहीं करते हैं। दैट इज द इतना बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम का, क्योंकि व्हेन वी से द प्रमोटर कि सर शेयर सर्टिफिकेट बनाने में आपको 5 to 10,000 लगेगा, अरे रहने दो ना सर, क्या करना है। लेकिन शेयर सर्टिफिकेट में भी अगर आपने नॉमिनी का नाम डाल दिया ना, ठीक है, तो उस नॉमिनी को ही जाएगा। और सेकेंड थिंग इज दैट कि जब तक आपके पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, लेट्स अज्यूम कि आपने अपने पार्टनर के साथ कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, ठीक है सर, और 2 साल 4 साल के बाद दैट कंपनी बिकम द 100 CR कंपनी, और आपके पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, आपने कभी कंपनी का रजिस्टर पर साइन नहीं किया, आपने कोई बोर्ड मीटिंग, भरवली तो हो गया, सीए ने तो बना दिया, AOC 4 MGT 7 में सारा बोर्ड मीटिंग बन गया, लेकिन पेपर पर कभी कोई आपने फिजिकल साइन नहीं किया, तो आपके बच्चे चाह भी लेंगे ना सर, तो वो उस कंपनी का शेयर का पैसा आपको नहीं मिलेगा। वो चाह ले ना, जो आपका जो सेकंड पार्टनर है, वो चाह ले तो आपको नहीं देगा, क्योंकि कहेगा कि भाई शेयर सर्टिफिकेट दो, वो तो सीधा कहेगा मेरा शेयर सर्टिफिकेट ला के दो, और आपके बच्चे के पास शेयर सर्टिफिकेट कभी होगा ही नहीं। तो बस कहानी अपना लड़ते रहो सर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन मान लीजिए एक फादर का एक बैंक अकाउंट है और उसके 3 बच्चे हैं और उसने एक को नॉमिनी बनाया हुआ है, तो उनकी डेथ के बाद वो अकाउंट, वो जो नॉमिनी है वो ऑपरेट करके वो कर सकता है, या उसको बाकी के ब्रदर सिस्टर से भी सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे उस बैंक अकाउंट के लिए? देखिए सर, विशाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले मैं कुछ बोल दूं फिर विशाल जी को ऑप्शन देता हूं कि अगर फैमिली में कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है सर, तब तो फिर कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर फैमिली में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और जब आप बैंक के पास डेथ सर्टिफिकेट लेके जाते हो, ठीक है, तो बैंक वाला कहता है कि इसके जितने भी लीगल हियर हैं, और ऐसे भी जब आप लीगल हियर का जब कोर्ट में आप सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे, तो जैसे आपने बताया कि आप उस बंदे के 3 बच्चे हैं, मतलब 2 बेटा 1 बेटी या तीनों बेटा है, तो लीगल हियर का सर्टिफिकेट ऐसे बनता ही नहीं है जब तक तीनों बच्चे वहां पर अवेलेबल नहीं होंगे। जब तीनों होंगे, तीनों मिलकर अगर एक बंदे को लीगल हियर बना दिया, इट्स ओके, क्योंकि तीनों को साइन देंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा जाता तो जनरली कोर्ट अवॉइड करता है लीगल हियर सर्टिफिकेट देने से। तो जब आपके पास लीगल हियर का सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो बैंक के पास पहुंचोगे नहीं, बैंक के पास पहुंचोगे नहीं तो वो आपको ऑपरेट ही नहीं करने देगा, और ऑपरेट तो करने देगा ही नहीं सर किसी भी एंगल से। नॉमिनी को, हाँ, नॉमिनी को सर, नॉमिनी को तो ऑपरेट करने दिया ही नहीं जाता। इसमें क्या होता है कि व्हेन यू प्रोड्यूस द लीगल हियर सर्टिफिकेट, तो वो पैसा अगर वो बैंक सेटिस्फाई हो जाता है तो वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, बैंक ऑपरेट तो करने दिया ही नहीं जाएगा कभी भी। अच्छा, नहीं, उसके लिए भी लीगल हियर आपको करना पड़ेगा। अगर
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर नॉमिनी है उसको भी लीगल हेयर प्रूव करना पड़ेगा या नॉमिनी होना एनफ नहीं करना सर, पड़ेगा? आपको लीगल हेयर प्रूव करना पड़ेगा। विशाल जी कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए सर। सर मुझे आप एक चीज समझ लीजिए कि नॉमिनी इज नथिंग, ओके, इज जस्ट ए केयर टेकर। लीगल हेयर्स आर, आप ऐसे समझिए कि किसी एक्स का पैसा है कि 3 लीगल हेयर्स हैं, एक बेटा, एक बेटी और एक वाइफ, और नॉमिनी उसने अपने एम्प्लॉय को बनाया हुआ है। मनी विल ओनली बी डिस्ट्रीब्यूट टू द लीगल हेयर्स। ओके, उसके अलावा ये मिसनॉमर है कि यार नॉमिनी है तो मेरा पैसा हो गया। नॉमिनी हैज नो लीगल स्टेटस, आप ये समझ लीजिए। okay. Sir, here I would like to add one thing. Sir, in case of nominee, nominee bank make entire payment to the nominee until unless any legal or any litigation is there. These are the very clear cut instructions. Otherwise nomination का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बैंक्स हर अकाउंट में इसीलिए नॉमिनेशन प्रेफर करता है, चाहे वो पीपीएफ हो, चाहे वो सेविंग बैंक हो, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे टीडीआर हो। नॉमिनी को बैंक बिना कुछ पूछे केवल नॉमिनी का जो भी उसका आइडेंटिफिकेशन लेने के बाद बैंक इज डिस्चार्ज फ्रॉम इट्स लायबिलिटी आफ्टर मेकिंग एंटायर पेमेंट टू द नॉमिनी। सर उसका फिर until unless there is any dispute and any notice is in the hands of the bank from the court of law and not necessarily from the lawyer. अगर एडवोकेट के नोटिस भी आ जाता है तो भी बैंक नहीं रोकेगा, बैंक कैन नॉट स्टॉप। अगेन ही इज ए केयर टेकर ना सर, ही हैज नो लीगल राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी। सर फॉर लीगल राइट the legal person other than that nominee have to approach to the court of law and bring the notice or bring the succession certificate. That's what I'm saying. ये भी मैंने भी बैंक अकाउंट्स के लिए यही सुना है नॉमिनी के संदर्भ में, जो सर बता रहे हैं कि वो नॉमिनी को ही देंगे। हमें तो बैंक वालों ने यही बताया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर, इट इज वेरी 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 क्लियर। सर देने की बात और हक की बात में फर्क है ना। कोई बैंक में नॉमिनेशन कराएगा ही नहीं सर, देने की बात और हक की बात में फर्क है ना। सर ये जो दोनों का गैप हुआ ना कि नॉमिनी ने अप्रोच किया बैंक में और सक्सेशन सर्टिफिकेट आने के बीच का जो टाइम है, अगर उस बीच के अंदर बैंक ने पेमेंट कर दिया तो बैंक इज डिस्चार्ज फ्रॉम इट्स लायबिलिटी। सर बहुत बैंक्स करते भी नहीं है, मैंने अभी एक केस सर ना करना एक अलग बात हो गई, ना करना एक अलग बात हो गई, लेकिन सर हम यह बात करें लॉ की, बैंक नॉमिनी को पेमेंट से नहीं रोक सकता। अगर नहीं ऐसा कुछ नहीं। राजेश जी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। एडमिन द चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप बैंक जाते हो आप कहते हो यू आर द नॉमिनी, तो बैंक वाला सबसे पहले पूछेगा कि जो मेन अकाउंट होल्डर वो कहाँ है, तो आप डेफिनेटली यू हैव टू से कि वो दुनिया में नहीं रहा, तो बोलेगा ठीक है आप उसका डेथ सर्टिफिकेट लाओ और लीगल हियर का सर्टिफिकेट लाओ, तभी हम आपको देंगे, अदरवाइज देगा ही नहीं सर। वही मैं कह रहा हूँ सर मैं बैंकर ही हूँ सर। बैंक मांगता है डेथ सर्टिफिकेट, दैट इज एन एविडेंस ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर, डेथ ऑफ द कस्टमर। फिर वो उसका खुद का नॉमिनी का केवाईसी मांगता है। ठीक है सर, नॉमिनी का कंप्लीट केवाईसी के बाद बैंक इज डिस्चार्ज आफ्टर मेकिंग एंटायर पेमेंट टू द नॉमिनी। ठीक है, अगर इन बिटवीन कोई भी कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है तो इमीडिएट नॉमिनी के सारे पेमेंट्स रुक जाएंगे। फिर व्हाट एवर सक्सेशन सर्टिफिकेट, व्हाट एवर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, उसके हिसाब से बैंक को काम करना होगा। बस राकेश जी एक चीज मैं बताता हूँ, अगर नॉमिनी ने किसी तरीके से पेमेंट ले भी लिया एज बीइंग द पेमेंट, लेकिन एज बीइंग द नॉमिनी के ऊपर लीगल हियर कल को केस करके सारा का सारा पैसा सक्सेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं सर। बैंक इज डिस्चार्ज ओनली केयर टेकर, वो आप बैंक ओनली केयर टेकर, यस हमें नहीं मतलब है। ठीक है सर, हां ओनली केयर टेकर, वेरी ट्रू। दिस इज आई एम सेइंग, हक और डिस्चार्ज में फर्क है। या चलिए अब सर मेरा एक छोटा सा एक क्वेश्चन था सर। जो विल है, whether will is defined under any code of any law, any act. Second question is, it's defined. Indian Succession Act is defined. Succession Act. Yes sir, defined है, जब भी तो बात कर रहे हैं उसके बारे में। सर दूसरा ये पूछा था सर ने 2 बार हमें एक बात बताई थी कि we have to justify why we are unequally distributing the property. No, मैं इसमें क्लियर आपको करता हूँ जो इसमें we have to justify for any special clause that if any payment is made.
Sir, whether this justification is mandatory. Suppose I am distributing unevenly. Suppose I am distributing any property unevenly. Then why I have to justify in the will itself? Main if I want to give. सर सुन तो लीजिए, समझ गया मैं सर। इसमें जो मेन बिल में सबसे ध्यान रखने वाली बात है वो अटेस्टिंग विटनेस की है। यस सर, अटेस्टिंग विटनेस, बिकॉज अगर अटेस्टिंग विटनेस ने टेस्टिफाई नहीं किया तो योर विल गोज। सर आई एग्री सर, मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। राकेश जी, मैं आपका सवाल लेता हूं, जस्ट थोड़ा 5 to 10 मिनट्स का और स्लाइड है, उस पर कर लेते हैं, फिर श्योर सर, सो काइंड ऑफ यू। या तो यहाँ पर जो आता है कि व्हाट वी हैव द सर्विस रिगार्डिंग द विल, तो वी आर प्रोवाइडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द योर असेट, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, एलोकेशन ऑफ द असेट बिटवीन योर मेंबर, मैनेज, जैसा मैंने बताया कि अगर आपके बच्चे मैनर है या कुछ भी है तो फिर वो मैनेज करने का, प्रोटेक्शन योर फैमिली राइट्स और अवॉइड लीगल डिस्प्यूट। तो ये हम एज बिंग द टीम मिलके काम करते हैं और आपके विल को इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें से आता है विल ड्राफ्टिंग, विल रजिस्ट्रेशन और मैनेज योर विल। ये 3 चीज हम लोग पूरा टीम बना के एक काम करते हैं। ठीक है सर। नाउ अब यहाँ पर एक जब हम विल का डिस्कशन कर रहे हैं तो नाउ यू हैव टू नो कि व्हाट इज योर असेट। तो आपके जितने भी असेट होते हैं, रियल एस्टेट हो गया, एफडी का हो गया, गोल्ड का हो गया, शेयर का हो गया, म्यूचुअल फंड का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, तो ये जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, ये आप टाइम टू टाइम अपना असेस करते रहे, पता करते रहे कि मेरे असेस जो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसका करंट वैल्यू क्या है। जस्ट आई टेक द वन एग्जांपल, all of you from Delhi NCR, so just I take the one example कि आज से 6 to 7 year back नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास फ्लैट मिलते थे 31-32 लाख में। अभी कुछ दिन पहले दैट प्राइस रिड्यूस टू 26-27 लाख रुपीज। नाउ आफ्टर कोरोना आप ये चेक कर लेना, परी चौक पर जो फ्लैट 26-27 में मिल रहा था, जो मैंने आई हैव सजेस्टेड टू माय सम क्लाइंट सोल्ड कर दो, बट दे हैव नॉट सोल्ड, अब ये 23-24 पर भी नहीं बिकेगा। तो व्हाट आई वांट टू से कि व्हाटएवर यू हैव द असेट में इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड, लेकिन जैसा आप और हम मेडिकली अपने आप को फिट रखने के लिए हम एक बार पूरे होल बॉडी का एक बार साल में चेकअप करवाते कि कहीं कोई हो ना जाए, इसीलिए आपको पोर्टफोलियो ऑडिट भी अपना देखते रहना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह इन्वेस्ट हो रखा है कि नहीं हो रखा है। जस्ट आई टेक द वन मोर एग्जांपल ऑफ इंश्योरेंस आप और हम कब लेते हैं, जब हमारे कोई फैमिली में कोई फ्रेंड आके कहता है कि आई एम द इंश्योरेंस एजेंट, यू हैव टू टेक फ्रॉम मी, तो व्हाट वी डू, ठीक है यार ले लेते हैं। वी नेवर थिंक कि उसका आरओआई क्या होगा। आप किसी भी इंश्योरेंस का जो टर्म इंश्योरेंस में तो कुछ पैसा ही नहीं मिलता है, जो मनी बैक इंश्योरेंस होता है आप उसका आरओआई चेक करोगे ना सर, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का वो आपको 3 से 4% से ज्यादा कभी मिलेगा ही नहीं। तो व्हाट वी डू, यार मेरा फ्रेंड है या मेरे ताऊ जी हैं, उन्होंने बोला है तो वी हैव टू टेक, तो हम ले लेते हैं ऑब्लिगेशन में, लेकिन उस इंश्योरेंस का कोई आरओआई बहुत अच्छा नहीं होता, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो इसी चीज को करते हुए मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला था, तो आप लोग को जब भी अगर टाइम मिले तो वो आप देख सकते हो। नाउ इट्स ओपन फॉर द सवाल जवाब कि आप लोग का क्या सवाल जवाब है, जस्ट वी डिस्कस। या आप बताएं सर, मोबाइल नंबर डाल दो अपना। हाँ जी सर, अभी जस्ट गिव मी द 1 मिनट, आई एम गिविंग द माय मोबाइल नंबर। मनीष जी, आप ये प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे सबसे? सर पीडीएफ बना के मैं शेयर कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है सर। प्लीज, मैंने मेरा ईमेल आईडी तो चैट में डाल दिया है, अगर आप शेयर करें तो। ठक्कर साहब आपका ईमेल आईडी ऐसे भी मेरे पास है, मैं शेयर कर देता हूँ एक बार। थैंक यू। ठीक है, और किन्हीं का कोई और कुछ सवाल हो तो बताएं, एनीथिंग। हाय सर। हेलो। हेलो। Yeah, just want to ask you if the executor died before the testator, then? तो इस केस में दैट इज द अमेंडमेंट ऑफ विल।
कि अगर आपका विटनेस एक्सक्यूटर ऐसा कोई भी चीज को कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब मर जाता है, कुछ मतलब इज नॉट मोर, तो इस केस में यू हैव टू अमेंड योर बिल। लेट्स अज्यूम कि आपका विटनेस ही नहीं रहा, तो अगेन यू हैव टू अमेंड। आपका एक्सक्यूटर ही नहीं रहा, अगेन यू हैव टू अमेंड योर बिल। तो यही सब रीजन है। जो बिल अमेंडमेंट होता है, अगर आपका विटनेस नहीं रहा, आपका एक्सक्यूटर नहीं रहा, या आपका असेट में डिफरेंसेस हो गया, या यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इन अनइक्वल मैनर, या आप एक एनजीओ को देना चाह रहे थे, फिर उसको अमाउंट बढ़ाना है, रिड्यूस करना है, यू वांट टू डिलीट दैट पर्टिकुलर नेम। लेट्स अज्यूम आज मैंने सोचा हुआ कि टाटा मेमोरियल को आई वांट टू गिव द 10 CR आफ्टर माय डेथ। 2-3 महीने के बाद क्या होता है, या मतलब बिफोर माय डेथ टाटा मेमोरियल ही खत्म हो जाता है। लेट्स अज्यूम, जस्ट आई एम गिविंग द हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो व्हाट आई विल डू कि मैं अपने विल को अमेंड करूंगा और वो चीज होगा। तो बिल अमेंडमेंट यहीं पर काम आता है। अब इसमें एक और चीज कि बिल अमेंडमेंट हम करें कैसे। बिल अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है कि क्या हम पूरा का पूरा जो मेरा विल है उसको पूरा रिड्यूस खत्म कर दें, या फिर एक सिर्फ प्लेन पेपर पर एक पर्टिकुलर क्लॉज डाल के हम उसको अमेंड करें। तो दैट अगर ये माइनर चेंज है, लेट्स से जो कोई माइनर चेंज है, तो आप इसको प्लेन पेपर पर भी उसको आप ऐड कर सकते हो। लेकिन इसमें बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, तो आपको पूरा बिल ही ड्राफ्ट करना चाहिए। एक और चीज, अगर आप जब भी बिल अमेंड करते हो तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि मेरा जो प्रीवियस बिल है विल बी नॉट वैलिड, और मेरा आज से ये बिल है, दिस विल बी द वैलिड। और वो आपको फिर से डिक्लेरेशन और जो पूरा प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज है। यहाँ पर वी कैन डू वन थिंग कि वट एवर यू हैव द क्वेश्चन, दिस इज द ओपन फॉरम। जो भी आप लोग को डिस्कशन है आप लोग पूछ सकते हैं, अगर और भी कुछ सवाल बचता है तो। सर एक क्वेश्चन था, हाँ जी मोनिका। ये जो अभी हमने डिस्कशन किया था पहले कि ये नॉमिनीज के साथ क्या होता है फॉर बैंक अकाउंट्स, एंड अगर किसी के पास जैसे कि उनका डीमैट अकाउंट है, म्यूचुअल फंड के फोलियोज हैं, उसमें भी नॉमिनीज दे रखे हैं, तो क्या वो भी जिस तरह से बैंक अकाउंट्स के नॉमिनीज को ट्रीट किया जाता है उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, या मान लीजिए जिसकी नॉमिनीज कुछ लिखे हैं फोलियोज वगैरह में लेकिन विल में कुछ और लिखा है, फिर क्या होता है? देखिए सबसे पहला क्या है कि नॉमिनी जो हमने बताया कि नॉमिनी इज द जस्ट केयर टेकर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, चाहे वो बैंक अकाउंट हो या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, वेदर इट कैन बी म्यूचुअल फंड, शेयर, एनीथिंग। तो अगर कोई कंपनी जैसे इंडिया इन्फो लाइन में मैंने एक अकाउंट ओपन किया और मैंने वो अकाउंट शादी से पहले बनवाया हुआ था और मैंने अपने ब्रदर को नॉमिनी किया हुआ था, अब खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, तो अगर मेरा भाई वहां पर जाता भी है और उसको वो शेयर ट्रांसफर कर भी दिया जाता है, तो मेरी वाइफ या मेरे जो बच्चे हैं वो कल को कोर्ट में जाके वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे ब्रदर से ले लेंगे। क्यों? क्योंकि नॉमिनी इज ओनली केयर टेकर, नॉट लीगल, दे डोंट हैव द लीगल राइट, क्योंकि लीगल राइट आपका सक्सेशन एक्ट के अनुसार ही आता है, ना कि नॉमिनी के अनुसार आता है। ओनली इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी दे हैव द लीगल राइट फॉर द नॉमिनी, अपार्ट फ्रॉम दैट और कहीं नहीं आता है। अच्छा, ओके, थैंक यू। एंड एक लास्ट मेरा क्वेश्चन था कि मान लीजिए कोई लैंड है या घर है या कुछ भी फ्लैट हो, समथिंग लाइक दैट, एंड बिसाइड्स यू नो डेथ सर्टिफिकेट एंड ये जो होता है क्या कहते हैं विल, उसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है टू गेट यू नो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर्ड टू द नेम्स ऑफ द बेनिफिशियरीज? नहीं मोनिका जी, आई डिडंट गेट यू, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सो माय क्वेश्चन इज कि जैसे कि कोई चीज मतलब कि और कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? और कौन से डॉक्यूमेंट किस टाइम पर? एट टाइम ऑफ if things have to be transferred, you know, from the person who was from the deceased to the beneficiaries, ठीक है? तो उस टाइम पे what are all the documents that are required? कुछ और भी documents की भी जरूरत पड़ती है उस टाइम पे कोर्ट से? Can I reply it, Manish? Yeah, Vishal ji can answer. Ma'am, we have to file a case in the court for the probation of will. Okay. We have to file a proper case for the probation of will. Then the certificate is issued by the court. Then you can take that certificate to the concerned authorities, and thereafter they will transfer your property to the beneficiaries. Will directly operate भी नहीं होती है. It has to be probated through court only. ओहो,
It has to always, and how long does that take? Depends, अगर आप सामने वाला कोई objection नहीं है, if there are 3 beneficiaries in will, और उस कोई fourth legal heir ही नहीं है, तो कभी-कभी 3 महीने में भी हो सकता है और कभी 15 साल भी लग जाते हैं केस में. अगर 2 को दिया और 2 को नहीं दिया, वो फिर they bring every kind of objection against that will. No, if there are no objections, then it takes only 3-4 months, 6 months. Because में no objection certificate आ जाता है सभी legal heirs का. Yes, if we are the benefit, we have no objection. एक पेपर में आता है ad notice. Simple is and then it is been issued. It's a case actually. In simple words, it's a proper case to be filed in the court for probation of will. Yeah. Does the court also take some stamp duty or something? No, some, you know. Yes, that is a court fees you will have to pay once the case is decided. Yeah. As per the value of the property goes to all the legal heirs. मान लीजिए 100 रुपया है और 4 legal heirs को 25 रुपए गए हैं, तो चारों 25 रुपए के हिसाब से they'll pay the stamp duty in the court. But we call it court fees. Okay. Do you know what percentage that is? Depends on from state to state. Cheapest is Delhi, only 1%. Haryana, I think 3%. Punjab, 3.5%. Delhi is cheapest in India. Yeah. So, thank you all participate to listen me, and I hope कि मैंने कुछ आप लोग को वैल्यू एडिशन दिया होगा कुछ ना कुछ. ठीक है सर. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था. हाँ जी सर. अभी जो विशाल जी ने बोला कि अगर किसी ने विल लिख दी तो विल के अलावा फिर उसे प्रोबेट भी कराना होगा, या वो विल इज अ गुड एविडेंस टू गेट द प्रॉपर्टी इन योर नेम, या उसके बाद उस विल को फिर दोबारा से कोर्ट ऑफ लॉ में विद लीगल हायर सर्टिफिकेट जमा करा के फिर उसे प्रोबेट कराना पड़ता है, या दिस विल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ? पहले मैं बोल देता हूँ फिर विशाल जी जवाब देते हैं. पर इसमें क्या होता है कि अगर आपने विल में जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने असेट को, ठीक है सर, अगर फैमिली में कोई डिस्प्यूट नहीं है, अगर लेट्स अज्यूम कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है. अगर डिस्प्यूट है तब, हाँ डिस्प्यूट है तब तो फिर आपको विशाल जी I will clarify whether there is a dispute or not. You will have to approach the court of law for probation. Okay, then again we have to go to the legal hire, rest of the legal hire, take certificate from them. मान लीजिए फादर ने अपनी प्रॉपर्टी अपने एक बच्चे को दे दी और बाकियों को नहीं दी, और उसमें एक वो कर दिया, तो जब उस प्रॉपर्टी को अपने नाम कराना होगा तो दोबारा से फिर उन लोगों से लिखवाना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी को लिखवाना नहीं पड़ेगा, प्रोबेशन का केस फाइल करना पड़ेगा आपको. अच्छा. By making other legal as a party, opposite party. फिर उनकी मर्जी है कि वो उसको अलाउ करेंगे ना करें. हाँ मर्जी है, फिर वो कंटेस्ट करेंगे केस. वहां अटेस्टिंग विटनेस का रोल आता है. पूरी विल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अटेस्टिंग विटनेस का है. चाहे विल के बावजूद भी अगर विल वो प्रूव कर लें कि विल अपने पूरे होश में, सर वो विल अटेस्टिंग विटनेस ही तो करेगा ना आकर. अगर उसने अटेस्ट कर दी विल, उसने विल अटेस्ट कर दी, अगर तब भी उस उनसे जो बाकी के ब्रदर सिस्टर्स हैं उनसे एक सक्सेसर या हेयर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या दैट इज सर अटेस्टेशन इज अ रिक्वायरमेंट फॉर विल. आप अटेस्टेशन को वो कोर्ट में आपको जाना ही पड़ेगा. ओके. अटेस्टेशन तो रिक्वायरमेंट है लॉ की कि विल आपकी प्रूव ही जब होगी जब तक अटेस्टिंग विटनेस आकर आपको बताए, कोर्ट में बोलेगा हाँ मेरे सामने साइन हुए हैं. ठीक है, उसने बोल दिया. Even if it is a registered will. सर रजिस्टर को छोड़ दो, रजिस्ट्रेशन हैज नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. लोगों बड़ा मिथ है कि रजिस्टर्ड होगा तो चीज ठीक होगी. Registration does not give any value, does not testify the validity of a will. Main point is attestation in will. Registration से कोई लेना देना नहीं है. Registration का कोई benefit नहीं है. कोई अगर आप इसको plain paper पे बना दो, सबसे ज्यादा important role इसमें attesting witness का होता है as per law in will. उन्होंने अटेस्ट कर दिया, अगर जो विटनेस हैं they have already attested. सर अटेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना, तो वो जाकर गवाही देंगे ना कोर्ट में कि हाँ मेरे सामने बना है. ओके. अच्छा. उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको क्यों ऐसा है. ऐसे सोचो कि बिना कोर्ट के विल प्रोबेट होना शुरू हो जाए, लोगों मिलना लग जाए, कितना आसान है. ठीक है, 3 बेटे हैं, 2 यूएसए में रहते हैं, फादर रहता है बेटे के साथ, बेटा मैनिपुलेट करके साइन करवा लेता है, वो डेथ बेड पर है, उसको प्रॉपर्टी मिल गई. दैट इज व्हाई देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट.
आपको प्रॉपर्टी जब मिलेगी वो बिल प्रोबेट होगी। ओके और जहाँ ऑब्जेक्शन 20-20 साल केस भी चलते हैं, हाँ ऑब्जेक्शन है, जहाँ ऑब्जेक्शन ये सभी लीगल्स को मिले हुए हैं, दे डोंट जनरली ऑब्जेक्ट, अब जाते हैं 6 महीने में प्रोसीजर हो जाता है। ओके और दिल्ली में प्रोबेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड सारे लीगल एड्स को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सिर्फ दिल्ली में। ओके इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोबेट। Okay, Vishal ji, I think it's 4:36, so I think we should end and आप लोग सारे के सारे WhatsApp पर हैं और मैंने अपना फोन नंबर भी लिख दिया है चैट बॉक्स में, तो if you have the any kind of सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर you can discuss with me anytime और we can I have also written my email ID, आप वहाँ पर भी आ सकते हो और we are on the WhatsApp group। और one more thing, this session will be taken next Friday also, so if you are not satisfied, might be possible some other topic will be covered related to will, जो हमने आज डिस्कशन नहीं किया कि like will challenging और ऐसे ऐसे कुछ और टॉपिक है जो अभी आपने डिस्कस नहीं किया, वो नेक्स्ट वीक वी विल डिस्कस। तो आप या आपके फ्रेंड्स फैमिली या जो भी आप चाहते हो कि they must have the some awareness about will, तो आप उनको बता देना, तो date and time will be confirmed on WhatsApp or on Mavin group। Almost probably it is on Friday and time would be 3 to 4, just like जैसा आज का टाइम था। Yeah, thank you sir। Thank you। Okay, very good session sir, आप दोनों को बहुत thank you, it was a really nice session। Yeah, yes Savana ji, sir, it was really enlightening, thank you। Sir, this program has been really very much successful, very much useful, and each and every smallest point has been adequately elaborated and explained to all. And I particularly thanks to Vishal Garg sir, Manish sir, and all the participants, Bharat sir. Really sir, I enjoyed because I joined the first time. I really salute sir. It is really excellent sir, excellent। Thank you so much। Yeah, one more request to all of you, I have started my YouTube channel that they provide the business tips and the tax amendment law, whatever the amendment in income tax and GST. If you like, you will be get the sir, some you channel detail of channel link। Yeah, तो I will send that channel link in the WhatsApp group। मैं WhatsApp group में channel link डाल देता हूँ। Thank you kindly चलो, thank you sir, thank you very much कि आज मैंने आपको अच्छा करवाया। Thank you very much sir। God bless sir, thank you। Okay, thank you, thanks all। Thank you sir, thank you both of you, thank you। Thanks।